हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में लेंसेज का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज आपने पढ़ लिया हुआ है और भी ढेर सारी चीज़ें आपने पढ़ लिया हुआ है। अब हमको पढ़ना बाकी है सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ह्यूमन आई, जो कि आपके सीबीएसई सिलेबस में शायद नहीं भी है, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। 2-3 टॉपिक बचे हुए हैं जो कि बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएंगे। तो आइए आज देखते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट? ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। कि लाइट जब सन से आती है तो सबसे पहले वो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल से इंटरेक्ट होती है, तब अर्थ पे पहुंचती है। सन से आने वाली लाइट रेज एटमॉस्फेरिक पार्टिकल से इंटरेक्ट होती है, उसके बाद अर्थ पे पहुंचती है। यानी जब तो होता क्या है, एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट होने के बाद लाइट की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज में कुछ चेंजेस हुआ करते हैं। लाइट की फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, डायरेक्शन ऑफ मोशन, इन सब में कुछ चेंजेस हुआ करते हैं, और यही चेंजेस जो होते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाती है। मीन्स स्कैटरिंग ऑफ लाइट may be defined as the deviation of light from its path due to the interaction of it with the molecules of the medium through which it passes. Due to interaction of it with the particles of the medium through which it passes is okay. एक बार फिर से आप ऐसे भी बोल सकते हैं, द डेविएशन ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स पाथ, द डेविएशन ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स पाथ ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ इट विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम थ्रू विच इट पासेस इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये हैं इसके तरीके बोलने के। अभी ऐसा होता क्यों है? लाइट रे जब किसी मीडियम से पास करती है तो अपने पाथ से डेविएट क्यों होती है? वो स्ट्रेट लाइन पर ही नहीं चलती है ना, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाया करता है। ऐसा क्यों? उसकी वजह यह होती है कि मीडियम के मॉलिक्यूल्स के द्वारा इंसिडेंटिंग लाइट को पहले एब्जॉर्ब किया जाता है। कोई मॉलिक्यूल जब उस पर लाइट इंसिडेंट होती है तो एब्जॉर्ब होता है। मतलब ये मॉलिक्यूल है, लाइट ऐसे आके इंसिडेंट हुई, हाँ, तो पहले ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करके खुद ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। क्या करेगा? खुद एक्साइटेड स्टेट में जाएगा ये मॉलिक्यूल। उसके बाद क्या करेगा? फिर एक्साइटेड स्टेट में कोई मॉलिक्यूल ज़्यादा देर तक रह नहीं सकता, तो फिर से ये एनर्जी रिलीज करेगा और अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा। कभी कभी ये ग्राउंड स्टेट में सीधे सीधे नहीं आता है, ग्राउंड स्टेट से थोड़ा हाई यानी एक्साइटेड स्टेट या मेटा स्टेबल स्टेट कहलाता है, उसमें आके रुकता है। तब इसके द्वारा एमिटेड फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से कम होती है ना? क्यों? क्योंकि जितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब कर रखा था पूरी एनर्जी रिलीज नहीं किया है, कुछ एनर्जी इसमें बची रह गई, क्योंकि ये ग्राउंड स्टेट से थोड़ा ऊपर है, कुछ एनर्जी इसमें बची रह गई, लेस एनर्जी एमिट किया है। तो एमिटेड लाइट की जो एनर्जी यानी फ्रीक्वेंसी है वो इंसिडेंटिंग फ्रीक्वेंसी से थोड़ी कम होगी। और कभी कभी ये होता है कि ये थोड़ा सा जो एक्साइटेड स्टेट में है, मतलब मेटा स्टेबल स्टेट में है, इसी पर कोई दूसरी लाइट रे फिर से आ जाए, दूसरी फोटोन फिर से आ जाए। फोटोन क्या है? फोटोन एनर्जी पैकेट्स है जिनसे लाइट मिलके बनी हुई है, ऐसा पार्टिकल नेचर में माना जाता है। तो फिर से एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले मॉलिक्यूल और फिर से एक्साइटेड स्टेट में चला जाए, और अब की बार एनर्जी हो सकता है ये पूरी की पूरी एनर्जी रिलीज करके ये पूरी तरह से ग्राउंड स्टेट में आ जाए। जब पूरी एनर्जी रिलीज हो गई मतलब
वो एनर्जी रिलीज हुई है जो इंसिडेंट हुई, और वो भी साथ में जुड़ के ऐड होकर के रिलीज हुई है जो इसके पास पहले से थोड़ा सा था, जो जिसकी वजह से इशारे स्टेट में था। तो ओवरऑल अब एमिटेड एनर्जी इंसिडेंट एनर्जी से ज्यादा है, यानी एमिटेड लाइट की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। तो इस प्रकार से जब लाइट रे किसी मीडियम से पास करती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी में भी चेंज हो सकता है, वेवलेंथ में भी चेंज हो सकता है, उसके डायरेक्शन में भी चेंज हो सकता है। कभी कभी लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हुई है और इंटरेक्शन की वजह से इधर से बाहर निकलती है या किसी और डायरेक्शन में बाहर निकलती है। तो लाइट जब किसी मीडियम से पास करती है तो ये अपने पाथ से भी डेविएट होती है और इसके फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ में भी चेंजेस हुआ करते हैं। इस तरह के जो चेंजेस होते हैं, ऐसे चेंजेस की वजह से इस फिनोमेना को स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बताऊं, आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट में ज़्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना है कि द डेविएशन ऑफ लाइट ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ इट विद इट्स मॉलिक्यूल्स with the molecules of medium through which it passes is known as scattering of light। तो स्टूडेंट इस तरह से आपने डेफिनेशन पढ़ लिया, और अब आपको इसके बारे में और भी बताऊं। दो बातें हैं, दो बातें का मतलब हो सकता है कि जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं उनकी साइज वेवलेंथ ऑफ लाइट से काफ़ी छोटी हो या इक्विवेलेंट हो, या हो सकता है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम की साइज लाइट की इंसिडेंटिंग लाइट की वेवलेंथ से ज़्यादा हो। तो दो केसेस के बेस पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है इलास्टिक स्कैटरिंग, इसको एक और नाम देते हैं रियलाइज स्कैटरिंग, और दूसरा है इनइलास्टिक स्कैटरिंग। ओके, इसमें क्या होता है, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इज नियरली इक्विवेलेंट टू वेवलेंथ ऑफ द लाइट, इंसिडेंटिंग लाइट। एंड इनइलास्टिक स्कैटरिंग क्या है, इसमें साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन मच ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंटिंग लाइट। तो होता क्या है, एक को इलास्टिक दूसरे को इनइलास्टिक क्यों कहते हैं भाई? कोलिजन में भी आपने पढ़ा हुआ है कि दो पार्टिकल्स कोलाइड करें, कोलाइड करने के बाद उनकी टोटल एनर्जी में कोई चेंज ना हो, टोटल काइनेटिक एनर्जी सेम रहे, तो इलास्टिक कोलिजन हुआ। और उसी कोलिजन में आपने पढ़ा हुआ है कि अगर दो पार्टिकल्स कोलाइड किए, कोलाइड करने के बाद फिर से आगे बढ़े तो उनकी टोटल काइनेटिक एनर्जी टोटल इनिशियल एनर्जी से डिफरेंट है, तो वो इनइलास्टिक कोलिजन होता है। वैसे ही बिल्कुल इसमें भी है, इंसिडेंटिंग लाइट एंड स्कैटर्ड लाइट की फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ अगर सेम है तो इलास्टिक स्कैटरिंग हुआ। क्या हुआ? इलास्टिक स्कैटरिंग हुआ। लेकिन अगर इंसिडेंटिंग लाइट एंड स्कैटर्ड लाइट की फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ में कोई डिफरेंस है तो वो इनइलास्टिक स्कैटरिंग हुआ, है ना। ये कब होता है? जब मॉलिक्यूल्स की साइज, मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम की साइज इंसिडेंटिंग लाइट की वेवलेंथ से कम या उसके इक्विवेलेंट होती है, तो लाइट मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करती है और बिना किसी फ्रीक्वेंसी में चेंज के आगे बढ़ जाती है, बिना फ्रीक्वेंसी वगैरह में चेंज नहीं होता है। तो ऐसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट को इलास्टिक या रियलाइज स्कैटरिंग बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, if size of the molecules is greater than the wavelength of incidenting radiations, is greater than the wavelength of incidenting radiations, then the frequency and wavelength of the scattered radiation is different from that of incidenting radiation।
दिस टाइप ऑफ स्कैटरिंग इज नोन एज इनइलास्टिक स्कैटरिंग। ऐसे स्कैटरिंग को इनइलास्टिक स्कैटरिंग कहते हैं, है ना। तो शर्त दोनों की समझ में आई। इसमें मॉलिक्यूल्स की साइज वेवलेंथ के इक्विवेलेंट होनी चाहिए और इसमें मॉलिक्यूल्स की साइज वेवलेंथ से काफी बड़ी होनी चाहिए। ओके, दोनों बातें मैंने आपको बता दिया। अब इसको रियलाइज स्कैटरिंग कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रियलाइज लॉ को भी फॉलो करती है। क्या? रियलाइज लॉ। ऑफ स्कैटरिंग। इन्होंने क्या बताया भाई? इन्होंने बताया कि जब लाइट मीडियम के पार्टिकल्स के द्वारा स्कैटर की जाती है तो उसकी इंटेंसिटी में चेंज होता है। इंटेंसिटी जो होती है वो वेवलेंथ की पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इंटेंसिटी ऑफ scattered light, intensity of light present in scattered radiations, ऐसे भी intensity of scattered light I is inversely proportional to fourth power of its wavelength, is inversely proportional to fourth power of its wavelength। बहुत अच्छा रिलेशन है। कब? प्रोवाइडेड साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम इज लेस देन wavelength of the size of the molecules of the medium is less than wavelength of the radiation। ओके, तो ऐसे केस में क्या होगा? इंटेंसिटी ऑफ लाइट प्रेजेंट इन स्कैटर्ड रेडिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ। अब जरा सोचिए, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसकी स्कैटरिंग कम होगी। रेड कलर का, जैसे विजुअल रेडिएशन में देखो आप, तो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, मीन्स रेड कलर की स्कैटरिंग सबसे कम होगी। और वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है, ब्लू कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है, तो इनकी स्कैटरिंग बहुत ही ज्यादा होगी। यानी अब हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, एक क्वेश्चन बहुत बड़ा है जो हमारे पास उसका आंसर आ गया। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन ये, स्काई ब्लू क्यों दिखाई देता है? स्काई दिन में यहां मतलब जब देखते हैं ऊपर हम तो ब्लू क्यों दिखाई देता है, क्या वजह होती है? तो विचार करो जरा। सन से लाइट रे चल करके अर्थ तक पहुंच रही है, उसके पहले ये एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट हो रही है। एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स की साइज वास्तव में तो काफी छोटी होती है, साइज काफी छोटी होती है, क्योंकि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, वगैरह वगैरह मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी साइज इक्विवेलेंट टू रेडिएशन वेवलेंथ ऑफ विजिबल रेडिएशन लगभग होती है। तो उसकी वजह से होता क्या है? स्कैटरिंग होती है। क्या होती है? सन से आने वाली लाइट रेज की स्कैटरिंग होती है। सबसे कम वेवलेंथ ब्लू की है, ब्लू रीजन की है। ब्लू नहीं बोलेंगे, ब्लू रीजन बोलेंगे, है ना। ब्लू रीजन मतलब ब्लू एंड, विबिग्योर, दो बातें होती है ना, एक रेड एंड बोला जाता है, एक ब्लू एंड बोला जाता है। तो ब्लू एंड की तरफ की वेवलेंथ काफी कम है, इसलिए इनकी स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है। यानी पूरे एटमॉस्फेयर में ब्लू कलर स्प्रेड हो जाता है, स्कैटर हो जाता है। सन से लाइट रे जब अर्थ पर आ रही होती है तो उसमें प्रेजेंट ब्लू कलर की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से पूरे एटमॉस्फेयर में ब्लू कलर स्प्रेड हो जाता है, हर जगह ब्लू कलर स्कैटर हो जाता है। इसीलिए जब हम ऊपर आसमान में देखते हैं तो हमको आसमान बिल्कुल ब्लू दिखाई देता है। आसमान हमको क्या होता है? बिल्कुल ब्लू दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है बताइए ना? क्योंकि सन से आने वाली लाइट रेज में ब्लू एंड की वेवलेंथ कम होने की वजह से उनकी स्कैटरिंग सबसे ज्यादा हो जाती है। यानी स्कैटर्ड लाइट में ब्लू कलर की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है अकॉर्डिंग टू रेयलाइज लॉज। देयरफॉर स्काई अपीयर्स ब्लू इन डे टाइम, है ना।
जब देखते हैं तो हमको ब्लू दिखाई देता है। कहें सर अगर एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग ना होती तो क्या हमको कौन से कलर का दिखाई देता आसमान? तो भैया ब्लैक दिखाई देता। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन स्कैटरिंग ना होती तो आसमान हमको क्या करता, कैसा दिखाई देता? ब्लैक दिखाई देता। ब्लैक दिखाई देता और दिन में भी वो तारे दिखाई देते जो रात में दिखाई देते हैं। दिन में भी वो तारे, स्टार्स हमको दिन में भी दिखाई देते है ना। जैसा कि एस्ट्रोनॉट वगैरह जब अर्थ सरफेस से लगभग 20 किलोमीटर से ऊपर पहुंच जाते हैं तो उनको आसमान जो है ब्लैक दिखाई देने लगता है, और या फिर मून पे होते हैं तो आसमान उनको ब्लैक दिखाई देता है और दिन और स्टार्स दिखाई देते हैं। उसकी वजह वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है, रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। अबाउट 20 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस एटमॉस्फेयर की बहुत थिन लेयर है या वीक पोर्शन है एटमॉस्फेयर का वहाँ पर, तो इसकी वजह से उतना रिफ्लेक्शन नहीं होता, उतनी स्कैटरिंग नहीं होती है कि वो ब्लू दिखाई दे। तो वहाँ से उसके ऊपर से फिर क्या होता है, आसमान क्या ब्लैक दिखाई देने लगता है। तो दिन में भी तारे दिखाई देने लगते हैं वहाँ पे। तो बात वही है, आसमान जो ब्लू दिखाई देता है, कोई ये ना सोचे कि ऊपर कोई ब्लू कलर की हमारे ऊपर छत है, रूफ है ऊपर ब्लू कलर की, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से हमको वो ब्लू दिखाई दे रहा है। ओके तो इसका ही ब्लू क्यों दिखाई दे रहा है आपको ये बताया गया। और भी बातें हैं, रेडिशनेस ऑफ सनराइज एंड सनसेट। नेक्स्ट फिनोमेना, एक फिनोमेना तो आपको बता दिया है ना, इसका ही ब्लू क्यों दिखाई देता है। दूसरा हमको देखना है कि सनराइज और सनसेट के समय रेड क्यों दिखाई देता है। रेडिशनेस ऑफ सनराइज एंड सनसेट क्यों भैया? अभी देखो दिन के टाइम में देखो तो सन येलो दिखाई देता है नियर अबाउट, लेकिन सनराइज और सनसेट के समय रेड दिखाई देता है, ऐसा क्यों? तो जरा थिंक कीजिए, सनराइज और सनसेट के समय ये हमको क्या बोलते हैं, उसको रेड क्यों दिखाई देता है? तो भैया देखिए जरा विचार कीजिए, सनराइज और सनसेट के समय सन हॉरिजन में होता है। हॉरिजन अभी जैसे दिन में किसी टाइम वो एबव द अर्थ सरफेस होता है, और वो जब सनराइज सनसेट के समय होता है तो हॉरिजन में होता है, ऐसे दिखाई देता है। मतलब कंडीशन कुछ ऐसी होती है, ये हो गई अर्थ सरफेस, ये अर्थ हो गई, ओके, इसके अराउंड ये एटमॉस्फेयर ऐसे है मान लीजिए, ओके, ये ऐसे एटमॉस्फेयर है। सनराइज सनसेट के समय लगभग सन यहां होता है, हॉरिजन में होता है। यहां से आने वाली रे को लार्जर डिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर ट्रेवल करना पड़ता है, यहां से यहां तक देखिए। जबकि जब एट मिड डे यहां से लाइट रे सीधे आती है, इसको कंपैरेटिवली लेस डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है ना। मिड ऑफ द डे के कंपैरिजन में सनराइज सनसेट के समय लाइट रे को लार्जर पोर्शन ऑफ एटमॉस्फेयर ट्रेवल करना पड़ता है। तो जब ये लार्जर पोर्शन ट्रेवल करना पड़ता है तो क्या होता है, स्कैटरिंग भी होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, स्कैटरिंग भी होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। और नियर अबाउट रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होने की वजह से रेड कलर की स्कैटरिंग सबसे कम होती है। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होने की वजह से रेड कलर की स्कैटरिंग सबसे कम होती है। इसी वजह से रेड कलर अर्थ पर सबसे पहले पहुंचता है, इसीलिए रेड कलर अर्थ पे सबसे पहले पहुंचता है और सन हमको रेड कलर का दिखाई देता है। ओके, सन हमको रेड कलर का दिखाई देता है। तो ये हो गया रेडिशनेस ऑफ सन सेट एंड सनराइज। तो इस तरह से आपको पता चला कि सन राइज और सनसेट के समान सन रेड क्यों दिखाई देता है। आइए इसी के आगे बात करते हैं, क्लाउड्स व्हाइट क्यों दिखते हैं।
क्लाउड्स वाइट क्यों दिखते हैं? ये क्लाउड्स में ड्रॉपलेट्स होती हैं, उसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको देखा जाए तो उनकी साइज नियर अबाउट लार्जर देन वेवलेंथ ऑफ विजिबल रेडिएशंस होती हैं। तो होता क्या है, वो सभी कलर की वेवलेंथ की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा करते हैं। ऑल द कलर आर स्कैटर्ड, ऑल द कलर्स आर स्कैटर्ड इन इक्वल प्रोपोर्शन बाय द क्लाउड्स। क्लाउड्स के मॉलिक्यूल की साइज ग्रेटर होने की वजह से वो इब्री कलर, विजिबल लाइट की इब्री पोर्शन को इक्वली स्प्रेड करते हैं, इक्वली स्कैटर करते हैं। तो जब सारे कलर की स्कैटरिंग एटमॉस्फेयर में बराबर बराबर हो रही है तो सोचो उसको कैसा दिखना चाहिए? फिर व्हाइट दिखना चाहिए भाई। जिस सरफेस से सभी कलर की रिफ्लेक्शन या कलरों की स्कैटरिंग इक्वली होती है उसको कैसा दिखना चाहिए? उसको फिर व्हाइट दिखना चाहिए, है ना। भाई कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये व्हाइट क्यों दिख रहा है? क्योंकि इस पर पड़ने वाले सभी कलर को इक्वली रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, इसलिए व्हाइट दिख रहा है। जो ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट करता है वो ब्लू दिखता है। इसी प्रकार से स्कैटर वो क्लाउड्स क्या हैं, सन से आने वाले सभी कलर की लाइट की इक्वल प्रोपोर्शन में स्कैटरिंग करते हैं। तो सारे कलर एक साथ स्प्रेड होते हैं एटमॉस्फेयर में, तो इसलिए वो हमको व्हाइट दिखाई देते हैं। डेंजर सिग्नल्स आर मेड रेड। डेंजर सिग्नल्स जो हैं रेड बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होने की वजह से उनकी स्कैटरिंग सबसे कम होती है, अर्थात रेड कलर बिना इंटेंसिटी में किसी लॉस के लार्ज डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकते हैं। ड्यू टू ग्रेटर वेवलेंथ, रेड कलर is scattered less in the atmosphere, therefore they can travel through the atmosphere for a long distance without appreciable loss of intensity। इसलिए डेंजर सिग्नल्स क्या हैं? रेड बनाए जाते हैं, क्योंकि उनकी स्कैटरिंग सबसे कम होगी तो बिना इंटेंसिटी में ज्यादा लॉस हुए लार्ज डिस्टेंस तक वो ट्रेवल कर लेते हैं। अब आइए बात करते हैं रेनबो की। कहेंगे सर ये भी तो नियर अबाउट सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है। लेकिन क्या है कि आपको नॉलेज में होना चाहिए, तो थोड़ा सा मैं 10 मिनट पर दे देता हूं। रेनबो क्या है? कहें कि जब हल्की बारिश होती है, फुहार पड़ रही होती है, फुहार कभी कभी होता नहीं कि बारिश भी हो रही होती है और धूप भी निकलती है। तो जब हल्की बारिश मतलब फुहार पड़ रही होती है तो उस समय हमको कभी कभी आसमान में एक बहुत ही अच्छा सेवन कलर्ड एक पैटर्न दिखाई देता है, नहीं स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट दिखाई देता है, जिसे हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। बरसात रेन सीजन में कुछ लोगों ने देखा भी होगा कि रेनबो कैसा दिखाई देता है। तो क्या वहां पर कुछ ऐसा बनता है? क्यों दिखाई देता है हमको उस 7 कलर्ड पैटर्न? मतलब अच्छे तरीके से वहां पे कितना बढ़िया विजुअलिटी जो आती है, क्यों आती है? तो कहें कि जब कोई और दिखाई कब देता है? तो जब कोई आदमी अपना बैक सन की तरफ करके खड़ा होता है, जैसे पीछे हमारे सन है, उधर सन है, तो अपना बैक सन की तरफ करके खड़ा होता है और सामने देखता है तो उसको क्या दिखाई देता है? रेनबो दिखाई देता है, इंद्रधनुष दिखाई देता है, 7 कलर्ड पैटर्न दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। माना कि रेन ड्रॉप्स हो गई, भाई हल्की बारिश हो रही है, रेन ड्रॉप्स एटमॉस्फेयर में हैं, ऊपर काफी ऊपर भी देखा जाए तो यहाँ पे रेन ड्रॉप्स हैं। जब यहाँ पे रेन ड्रॉप्स हैं तो लाइट रे ऐसे आकर के इंसिडेंट होगी, तो इसका अंदर तो होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और हाँ अलग इसमें 7 कलर है, विजिबल लाइट के 7 कलर हैं। अब इस विजिबल लाइट के 7 कलर अगर इसमें हैं तो 7 कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा, यानी सबका जो रिफ्लेक्शन होगा अलग अलग पाथ पर होगा। तो इनको सीधे जाना तो ये था, लेकिन होगा क्या, यहाँ पर 7 कलर्स में ये स्प्लिट हो जाएंगी। कौन? ये व्हाइट लाइट ऐसे आएगी। रेड कलर की स्कैटरिंग सबसे कम हुई है, वायलेट कलर की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा हुई है, लेकिन यहां पर होगा क्या, हो जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
संयोग से जब कभी ऐसा होता है तो ही दिखाई देता है। तो संयोग से यहां पर हो जाता है अंदर इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, तो यहां पे होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के वजह से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ये देखिए इस तरीके से ये रेंज आगे बढ़ती हैं। अब रेड कलर यहां आ गई, वायलेट कलर यहां आ गई, इनका फिर से रिफ्रैक्शन होता है। तो इनका फिर से रिफ्रैक्शन होने के बजाय बाद ये थोड़ा सा बेंड होगी, इस तरह से बाहर निकलती हैं। ये वायलेट कलर ऊपर की तरफ होता है और इधर नीचे की तरफ रेड कलर होता है। वायलेट ऊपर होता है, रेड नीचे होता है। इस तरह से 7 कलर्ड पैटर्न इसके बीच में बनते हैं, वायलेट टू रेड, ऊपर से नीचे वायलेट टू रेड। एक पॉसिबिलिटी और है, यहां पर सिंगल एक ही बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। एक पॉसिबिलिटी और है कि 2 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो। क्या? 2 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो। कैसे क्या देखिए, जो ड्रॉपलेट्स थोड़ा ऊपर होती हैं, भाई जो ड्रॉप थोड़ा नीचे है उस पर तो लाइट ऐसे पड़ेगी, लेकिन इसके ऊपर कोई ड्रॉप होती तो उस पर लाइट रे कुछ इस प्रकार से इंसिडेंट होती। लाइट रे कुछ इस प्रकार से इंसिडेंट होती, तो इस स्प्लिटिंग होने के बाद ऐसे रेड कलर की बेंडिंग सबसे कम, वायलेट कलर की बेंडिंग सबसे ज्यादा होती। और यहां पर इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता इस तरीके से, और यहां पर इसका एक बार और फिर से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। इसका यहां पर एक बार फिर से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रेड यहां आई थी, वायलेट यहां आई, अब की बार वायलेट यहां आई और रेड यहां आई, फिर से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। और आगे इनका एक बार फिर से रिफ्रैक्शन हो जाएगा, इस तरह से वायलेट इधर, रेड इधर। 2 पॉसिबिलिटीज है। शॉवर के समय फुहारे पड़ रहे हो ऐसे समय में सन से आने वाली लाइट रेज ड्रॉप में एंटर करती हैं, उनका रिफ्रैक्शन होता है, डिस्पर्जन होता है, उसके बाद सिंगल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या डबल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद फिर से रिफ्रैक्शन होता है और रेज बाहर निकलती हैं। और 7 कलर्ड पैटर्न वहां पे फॉर्म का 7 कलर्ड पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम लोग रेनबो कहते हैं। क्या कहते हैं? रेनबो कहते हैं। रेनबो में 2 तरह का पैटर्न दिखाई देता है, एक में नीचे से ऊपर रेड टू वायलेट होता है और एक में नीचे से ऊपर वायलेट टू रेड होता है। जिसमें एक ही बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है उसे प्राइमरी रेनबो कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी रेनबो। और दूसरे को सेकेंडरी रेनबो कहते हैं। प्राइमरी रेनबो एंड सेकेंडरी रेनबो कहते हैं। एक में क्या बताया मैंने, एक ही बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है जिसमें उसे प्राइमरी रेनबो कहते हैं, और जिसमें 2 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है उसे सेकेंडरी रेनबो कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको बताया कि रेनबो क्या है और रेनबो कितने तरह का होता है। 2 तरह का होता है, मैंने बताया प्राइमरी रेनबो, सेकेंडरी रेनबो। और ये दोनों जब साथ साथ दिखाई देता है, ये देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ से सनलाइट आ रही है, पैरेलल रेज आ रही हैं, कुछ ड्रॉप पर ये थोड़ा ऊपर इंसिडेंट होगी और कुछ ड्रॉप पे थोड़ा नीचे। तो जो ड्रॉप्स ऊपर उन पे थोड़ा नीचे इंसिडेंट होगी, तो उसमें सेकेंडरी रेनबो बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी रेनबो होगा, है ना। और जो थोड़ा नीचे है तो इनमें प्राइमरी रेनबो का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर वायलेट टू रेड दिखाई देगा आपको। क्या दिखाई देगा? वायलेट टू रेड। और सेकेंडरी रेनबो में आपको रेड टू वायलेट दिखाई देगा। और यहाँ पर वायलेट और रेड का जो एंगल्स बनेंगे, वायलेट 41 डिग्री पर होगा, रेड जो है 43 डिग्री पर होगा, वायलेट टू रेड। और दूसरे में जो आपको पैटर्न बन रहा है, दूसरा वाला पैटर्न जो आपका बनेगा, उसमें आपको रेड टू वायलेट दिखाई देगा। तो ये कितना पे बनेगा? रेड का एंगल 51, वायलेट का एंगल
4 होगा। इस प्रकार से एक कोन का फॉर्मेशन आपके निगाह पे होगा, आपके निगाह पे वहां पर एक कोन का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से देखिए कलर्स का एक कोन बन रहा है। इसी कोन के फॉर्मेशन की वजह से ही आपको वो सर्कुलर आर्क्स दिखाई देते हैं, जिसे आप इंद्रधनुष कहते हैं, है ना। वो सर्कुलर आर्क आपको दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि सब रेस जितनी भी ड्रॉप्स हैं सबके द्वारा बनाए गए इस पैटर्न का एक सर्कुलर आर्क का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आपको वहाँ पे इस तरह से एक बढ़िया सुंदर विजुअलिटी आपको देखने को मिलती है, जिसे आप रेनबो कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नो प्रॉब्लम। आज छोटा सा ही कॉन्सेप्ट आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट बताना था। नेक्स्ट डे हम आप लोग को बताएंगे ह्यूमन आई एंड डिसीज और उसके क्या ट्रीटमेंट हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर, जो कि बहुत ही जल्दी आप लोगों का इस चैप्टर को ख़त्म होने वाला है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, बने रहिए हमारे चैनल पर कंटिन्यूसली। नो प्रॉब्लम। कोई दिक्कत होती है तो व्हाट्सएप पर डिस्कस करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप लिंक अवेलेबल है, एनी टाइम आप डिस्कस कर सकते हैं।